नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है कल्प करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और रीड स्पेशल साइंस के सीरीज में हम 8th क्लास की एनसीईआरटी में आ चुके हैं। अपनी 8th क्लास की एनसीईआरटी में आज अपना 7th चैप्टर रहने वाला है। ये चैप्टर ऑलरेडी जो 7th क्लास की एनसीईआरटी है उसके अंदर हो चुका है वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ स्पेसिफिक एक दो डेटा हो रहे हैं तो वो भी हम कर लेते हैं, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो रजिस्टर में पेन लेके बैठिएगा ताकि हम इम्पोर्टेंट डेटा को लिख सकें और साथ साथ रिवीजन भी कीजिएगा ताकि विद इन क्लास आपका मैक्सिमम पोर्शन जो है वो लर्न हो जाए। टॉपिक वाइज भी दोस्तों हम साइंस को स्टार्ट कर चुके हैं। साइंस इस बार प्रीमियम लेवल की आने वाली है, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्स में देखा है। तो आप ढंग से करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप काफी बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे और अपनी एग्जाम की सफलता के लिए शानदार अपनी जानदार तैयारी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, इसी तैयारी में हम आज अपना जो लेसन है वो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना लेसन है दोस्तों किशोरावस्था की ओर। अपना लेसन है किशोरावस्था की ओर। यहाँ ज्यादा कुछ खास नहीं दिया, किशोरावस्था और यौनारंभ दिया है। किशोरावस्था यानी कि टीनेज। टीनेज यानी कि मैंने आपको पहले भी 7th क्लास में हो चुका है अपना टीन्स जो आयु है लगभग कहाँ से 13 से स्टार्ट होती है, 13 से लेकर 19 साल की उम्र तक। लेकिन कुछ जगह आपको ये 12 से 19 या फिर आपको 10 से 19 भी मिल जाएगी, एग्जैक्टली तो 12 से 19 है दोस्तों। चलिए ये देखिए यहाँ 11 भी दे रखा है, 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की। तो आप 11 से 19, 12 से 19, 13 से 19 इनमें से अपने को एग्जैक्ट आंसर देखना है। और अगर ये सारे दे रखे हो तो अपने कौन सी आइटम में 11 से 19 दे रखा है तो हम इसे 11 से 19 ही मानेंगे, 11 से 19 ही माना जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यौनारंभ क्या होता है। यौनारंभ में आपको पहले 7th क्लास के एनसीईआरटी में हो चुका है। यौनारंभ होता है कि जनन की तैयारी की शुरुआत, जनन की तैयारी की शुरुआत, इसे क्या कहते हैं हम, यौनारंभ कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे अपने बढ़ते हैं। यौनारंभ में होने वाले परिवर्तन, सबसे पहला लंबाई में वृद्धि। लंबाई में वृद्धि होती है, शरीर में हाथ पैरों में वृद्धि होती है। अच्छा, प्रारंभ में हो सकता है कि इसका अनुपात अलग अलग रहे, कि कोई भाग ज्यादा बढ़े, हाथ ज्यादा बड़े हो जाए, पैर ज्यादा बड़े हो जाए। लेकिन जैसे जैसे किशोरावस्था का अंत आता है वैसे वैसे अपनी जो ये सारी लंबाइयां हैं ये अपने अनुपात में आ जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि हाथ ज्यादा लंबे रह जाएंगे या पैर ज्यादा लंबे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर लेते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। शारीरिक आकृति में परिवर्तन कैसे होता है। शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है कि आपको पुरुषों के, लड़कों के जो कंधे हैं वो चौड़े होते मिलेंगे। लड़कियों में जो कमर के नीचे का भाग है वो चौड़ा होता मिलेगा। लड़कियों में शारीरिक मांसपेशियां जो है वो लड़कियों की अपेक्षा ज्यादा सुस्पष्ट और घटी दिखाई देती है। ये बेसिक सी चीजें हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी में अलग अलग गति होती है, ये हम देख चुके हैं। प्रारंभ में लड़कियां लड़कियों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, यह नोट कर लेंगे। जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है तो उस समय लड़कियों की ग्रोथ लड़कों की अपेक्षा ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे आगे जाने के बाद ये सारा बैलेंस कवर हो जाता है। लैरिंग्स, सवरी अंतर, ये भी बड़ा होता दिखाई देगा आपको। और लड़कियों में ज्यादा बड़ा होता आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए उनकी आवाज मधुर रहती है, कोमल रहती है। लड़कों की आवाज आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी है, फटी हुई आवाज रहती है, भर्राई हुई, भराने लगती है, आवाज फटने लगती है। अच्छा, इसके अलावा हम देखें यहाँ इस पेज पे, अच्छा यहाँ देखिए स्वेद एवं तेल ग्रंथियां, जो अपनी स्किन के ऊपर स्वेद यानी कि पसीने की ग्रंथियां हैं, जो सेबेसियस ग्लैंड्स है, जो तेल की ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों में ज्यादा क्या होता है, ज्यादा एक्टिव हो जाती है। इसकी वजह से चेहरे पे कील मुहांसे भी हो जाते हैं। अपने ने कहा था कि एकनी जो है वो इसकी एक स्थिति है और मुहांसे जो है इनका परिणाम है। एकनी मतलब इन ऊपर वाले जो अपनी स्किन के ऊपर जो छिद्र हैं उन छिद्रों का क्या हो जाना,
बंद हो जाना, और मुहांसे उसकी वजह से वो जो लाल लाल वहां उठाई देने लगते हैं, सामान्य भाषा में आप गुमड़ी के वानी, वो उसकी स्थिति है। अच्छा, कुछ होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां मतलब ये क्या करती है, कुछ ग्रंथियां होती है जो अपने उत्पाद जो होती है वो सीधे रक्त में छोड़ देती है, और ये यहाँ से अपनी विशेष जगह पे जाके अपना काम प्रारंभ करते हैं। इन्हें हार्मोन कहा जाता है। तो इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं। राइट डाउन कर लेंगे, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। जननांगों का विकास। जननों का विकास भी प्रारंभ हो जाता है, अंड परिपक्व होने लगते हैं और अंडाणु जो है बनने लगते हैं, लड़कों में शुक्राणु बनने लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और दोस्तों, यहाँ जो वृषण में शुक्राणु है, यानी पुरुषों में, लड़कों में जो जननांगों का विकास है वो तेज गति से होता है बजाय लड़कियों के। किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कियों की वृद्धि ज्यादा होती है, लेकिन जननांगों के विकास में लड़कों के लिए ये गति जो है ज्यादा तेज होती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक परिपक्वता ये हम कर चुके हैं। गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण यानी कि वे लक्षण जिन लक्षणों के आधार पर यह पता किया जाता है कि कौन सा लड़का है और कौन सी लड़की है। इनमें भी, इन लक्षणों में भी बढ़ोतरी होने लगती है किस समय? किशोरावस्था के समय। कौन से समय? किशोरावस्था के समय। दाढ़ी मूंछ छाननी वगैरह ही है। अच्छा, यहाँ देखिए, लड़कों में लड़कों में लड़कों में जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन से होता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन उत्पन्न करता है इसको? वृषण उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? वृषण। और लड़की में, कौन से में? लड़की में कौन होता है? एस्ट्रोजन। कौन होता है? एस्ट्रोजन। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अंडाशय। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अंडाशय। ये दोनों ही गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है? गौण लैंगिक लक्षण। और गौण लैंगिक लक्षण मैं आपको बता चुका हूं कौन से होते हैं, गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, इन टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन को भी कंट्रोल कौन करता है? पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन किया जाता है। इनका नियंत्रण, इन हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण भी कन्या हार्मोन द्वारा किया जाता है, इससे जो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी हार्मोन या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। ये ग्रंथि यहाँ होती है मस्तिष्क में, मस्तिष्क के नीचे वाले हिस्से में। इसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं और पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्त्री हार्मोन या एस्ट्रोजन हार्मोन है। चलिए दोस्तों, लक्ष्य स्थल पर पहुंचकर काम करते हैं, वर्षण हार्मोन स्रावित करते हैं, हम कर चुके हैं, ये हम बात कर चुके हैं। लैंगिक हार्मोन भी, अच्छा, लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में, हम पढ़ चुके हैं। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि लिखा हुआ जब रिटर्न में आता है तो हम, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है तो यहाँ से रेट लगती है। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक होती है। किसमें ज्यादा होती है? मैंने अभी आपको बताया था, जननांगों के लिए, यानी युग्मक की जो परिपक्वता है, यानी जो शुक्राणुओं की, उनकी परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता स्त्रियों में पुरुषों के बजाय क्या होती है? कम होती है थोड़ी। आप इसको ढंग से देखेंगे। रजोनिवृत्ति, रजोदर्शन या ऋतुस्राव। दरअसल जब वृषण शुक्राणु का रिलीज रिलीज करना प्रारंभ कर देता है और अंडाशय अंडाणु को रिलीज करना प्रारंभ कर देता है दोनों, तो दोनों का निषेचन जो है वो एक स्त्री के या एक लड़की के शरीर के द्वारा अपेक्षित होता है। क्या होता है? अपेक्षित होता है। और जब दोनों मिलकर युग्मनज बनाएंगे तो युग्मनज में जब थोड़ी वृद्धि हो जाएगी कोशिका में, तो वो भ्रूण के रूप में कहाँ रोपित कर दिया जाता है? गर्भाशय में। उस गर्भाशय में उस भ्रूण के लिए पोषण की आवश्यकता रहती है, और उसको पोषण मिलता है, उस गर्भाशय में लेयर बनाई होती है रक्त की, जिससे उसको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। अब जब उनका निषेचन नहीं होता, उस स्थिति में ये जो लेयर है ये टूट कर गिरने लगती है, और जब जब अंडाशय से एक अंडाणु निकलता है, तब तक गर्भाशय जो इस बात की उम्मीद करता है, अपेक्षा करता है कि शुक्राणु से मिलन होगा, निषेचन होगा, संलयन होगा और गर्भ में भ्रूण आएगा, लेकिन वो हर बार संभव नहीं हो पाता। इस वजह से ये जो लेयर है ये टूट के शरीर से बाहर निकलना प्रारंभ करती है महिलाओं के शरीर में। इसे हम क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति कहते हैं, सॉरी, रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रजोदर्शन कहते हैं।
इसे ऋतुस्राव कहते हैं, रजोधर्म कहते हैं। और स्पेसिफिक अगर आप देखो तो पहला है रजोदर्शन। सबसे पहला जो ऋतुस्राव होता है उसे क्या नाम दिया है? रजोदर्शन। स्पेसिफिक नाम है दोस्तों, सबसे पहला ऋतुस्राव किस नाम से जाना जाता है? रजोदर्शन। और जब एक 45 से 50 साल की उम्र के बाद क्या होता है कि अब अंडाणु का जो मोचन है वो बंद हो चुका है, यानी अंडाणु अब नहीं बन रहा, जनन क्षमता बंद हो चुकी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। उसे हम क्या कहते हैं? रजोनिवृत्ति। यानी रजो दर्शन और रजोनिवृत्ति दो अलग अलग चीजें हैं। रजोनिवृत्ति मतलब निवृत्त हो जाना, अलग हो जाना, कि अब जो है वो जनन क्षमता बंद हो चुकी है। रजोदर्शन पहला ऋतुस्राव इस नाम से जाना जाता है। देखते हैं आगे, लड़का अथवा लड़की, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये हम बात कर चुके हैं जो भी है। लड़का या लड़की होना, ये जो है मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र, जिनमें 23 जोड़े गुणसूत्र और संख्या होती है 46 गुणसूत्रों की। इनमें से जो 22 होते हैं वो तो होते हैं अलैंगिक। कौन से होते हैं? अलैंगिक होते हैं। और जो बाकी दो एक जोड़ा है वो होता है लैंगिक गुणसूत्रों का। किसका? लैंगिक गुणसूत्रों का। तो 22 प्लस एक जो जोड़ा होता है उसमें पुरुषों में ये जो लैंगिक जोड़े के रूप में गुणसूत्र मिलते हैं, दोनों मिलते हैं आपको एक्स एक्स। कौन से मिलते हैं? दोनों ही एक्स और एक्स होते हैं। सॉरी, पुरुष में होता है एक एक्स एक वाई। पुरुष में होता है एक एक्स और एक वाई, और महिला में होता है 22 प्लस में एक्स और एक्स, ये दोनों होते हैं एक्स एक्स। अब एक्स जो है ये कौन से एक्स से मिलेगा, या फिर वाई जो है वो एक्स से मिलेगा, इस स्थिति के बेसिस पर हम कहते हैं कि जो संतान है उसका लिंग निर्धारण होता है। जैसे कि युग्मक बनते हैं, तो युग्मक कैसे बनेंगे? ये वास्तव में क्या रहते हैं? 44 प्लस 22 जोड़े हैं, इनको मैं बनाता हूँ 44 प्लस एक्स वाई लिखा जाएगा, और इनको 44 प्लस एक्स एक्स लिखा जाएगा। यहाँ से युग्मक बनेंगे वो बनेंगे 22 प्लस एक्स, और यहाँ से जो बनेंगे वो बनेंगे 22 प्लस वाई। यहाँ से जो बनेगा 22 प्लस एक्स, और यहाँ से जो बनेगा 22 प्लस एक्स। अब यदि इसका इसके साथ मिलन हो, 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 यानी चारों संभावनाएं, तो यहाँ हो गया 44 प्लस एक्स का एक्स के साथ, तो एक्स एक्स। यहाँ हो गया 44 प्लस एक्स एक्स, यहाँ हो गया 44 प्लस एक्स वाई, और यहाँ हो गया 44 प्लस एक्स वाई, एक्स वाई। इन दोनों स्थिति में जो संतान है उसका लिंग जो है वो क्या होगी? लड़का है। वाई आ गया तो इसलिए क्या है? लड़का। और इन दोनों में क्या है? लड़की है। तो चार में से दो संभावनाएं जो है वो लड़की की, और दो संभावनाएं लड़के की। तो फिक्स नहीं है, पहले नहीं कहा जा सकता कि लड़का होगी लड़की होगी, पता नहीं कौन किसके साथ कांटेक्ट करेगा। अच्छा, लेकिन लड़की से हमेशा ही एक्स गुणसूत्र आ रहा है, तो इसका मतलब लिंग निर्धारण में लड़की का कोई रोल नहीं है, लिंग निर्धारण में लड़के का रोल है। किसका रोल है? लड़के का रोल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन भी हैं। कौन से हार्मोन हैं वो देखते हैं। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त भी अन्य हार्मोन हैं जो शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट रोल कि इनके बिना जीवन संभव नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनको नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। कौन सी ग्रंथि कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथि। नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। सीधे ही ये अपने जो स्त्राव है या अपना जो स्त्रवण है, यानी जो अपने जो ये हार्मोन उत्पाद है, ये रक्त में सीधे ही छोड़े जाते हैं। हम 8वीं क्लास में कौन सी ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं? पीयूष ग्रंथि के बारे में, जो एक वृद्धि हार्मोन भी रिलीज करती है और टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का भी कंट्रोल करती है। थायराइड ग्रंथि गले में स्थित है। एड्रिनल ग्रंथि जो यहाँ स्थित है पीछे, वृक्क के पीछे रहती है। अग्नाशय ग्रंथि है, अंडाशय है, और वृषण है। ये दोनों तो मॉडलिंग लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। ये कौन से हार्मोन स्रावित करती है इनके बारे में पढ़ेंगे हम। थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्रंथि जो है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायराइड जो ग्रंथि है, लिख देता हूं मैं यहाँ, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? थायरोक्सिन। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। और इस हार्मोन के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? आयोडीन की। किसकी आवश्यकता रहती है? आयोडीन की। अगर आयोडीन की पर्याप्त नहीं मात्रा मिले तो थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती है? फूल जाती है। क्या हो जाती है?
फूल जाती है, फूलने से एक रोग हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर या फिर घेंगा रोग, गला फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। एड्रिनल ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रेनलिन हार्मोन से क्या होता है, शरीर के अंदर रक्त की मात्रा जो है, नमक की मात्रा, इसकी मात्रा को संतुलित करने का काम है। रक्त की मात्रा संतुलित नहीं हो पाती है, नमक की मात्रा, इस वजह से रक्तचाप, हृदय की धड़कन ये भी बढ़ जाती है, करो या मरो वाली स्थिति। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में संयोजन का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन भी रिलीज करती है, आपको बता चुका हूं, जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टेडपोल अगर मेंढक में परिवर्तन हो रहा है, टेडपोल का मेंढक में परिवर्तन हो रहा है, तो टेडपोल के मेंढक में परिवर्तन होने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए। कौन सा हार्मोन चाहिए, थायरोक्सिन हार्मोन चाहिए। और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए क्या चाहिए, आयोडीन चाहिए। अगर जिस पानी में ये टेडपोल है और उसमें आयोडीन नहीं है, तो वो ढंग से किसमें नहीं बदल पाएंगे, वयस्क में नहीं बदल पाएंगे, मेंढक में नहीं बदल पाएंगे। कायंत्रण कहते हैं, और कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। मेंढक में थायराइड स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन का नियमन करता है। अगर नहीं है आयोडीन तो बात नहीं बनेगी। इतना ही है इस पे। किशोर की पोषण आवश्यकता है, पोषण बढ़िया मिलना चाहिए क्योंकि बॉडी जो है ग्रो कर रही है। लोह तत्व रुधिर का निर्माण करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, रक्त का लाल रंग, रक्त का लाल रंग ये किस वजह से है, ये आरबीसी की वजह से होता है, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक तरह का संकुल यौगिक है। क्या है, संकुल यौगिक है। और किसका संकुल यौगिक है ये, लोहे का, आयरन का, लोहे का यानी आयरन का। और आयरन की वजह से इसका रंग लाल है। आपने देखा होगा कुछ एक प्रकार के केकड़े हैं जिनमें नीला रंग मिलता है खून का, वो कॉपर की वजह से, किसकी वजह से है, कॉपर की वजह से है। और जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है। किसका संकुल यौगिक है, मैग्नीशियम का संकुल यौगिक है, याद रखना। पोषण बढ़िया मिलना चाहिए, पोषण नहीं मिलेगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि बॉडी जो है वो ग्रो करेगी, वो ढंग से ग्रो नहीं कर पाएगी। आगे देखते हैं हम, शारीरिक व्यायाम वगैरह ढंग से करना चाहिए, साफ सफाई बढ़िया रखनी चाहिए, ये चीजें तो है। और ये देख लेना, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़की को देखती है तो वगैरह भी हो जाती है। ये आजकल के मतलब पहले चलते थे, ऐसे सोचते थी जनता, लेकिन ये गलत है, ऐसा होता नहीं है। इस समय जो है किशोरावस्था के समय इंसान को थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। उसके पेरेंट्स का ये रोल रहता है कि उसको सही लाइन पे लगाए, टीचर्स का रोल रहता है, साथियों का रोल रहता है, समाज का रोल रहता है, क्योंकि इस समय संवेग अपने चरम पर होते हैं, तूफानों की अवस्था है ये, तो उसको ये चीजें बहुत अच्छी लगती है, उल्टी चीजें। तो हमें ध्यान रखना है कि वो उल्टी लत ना पकड़े। इस पेज पे दोस्तों हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये हो चुका है, हम कर चुके हैं। 11 वर्ष से 20 वर्ष की अवधि क्या है, किशोरावस्था कहलाती है। यहाँ इस पेज पे अपने लिए कोई भी जानकारी नहीं है। लास्ट पेज, सेकंड लास्ट पेज है दोस्तों। स्वर पैदा करने वाला अंग है लैरिंक्स, स्वरंत्र। और इसी के साथ अपना लेसन कंप्लीट होता है। काफी कम डेटा मिल रहा है दोस्तों, काफी कम, एक एक दो दो लाइन की चीजें मिल रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन आएगा तो इनका बहुत बढ़िया रोल रहेगा। बाकी सिलेबस जो है वो टॉपिक वाइज आपको अलग से कराना स्टार्ट कर दिया है। थोड़े दिन में हम आपके लिए एमसीक्यूज लेके आएंगे ताकि आपकी तैयारी और बढ़िया हो सके। अगर आप लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन मेंटरशिप चाहते हैं, गाइडलाइन चाहते हैं, बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, तो आप राउत सर हमारे इंस्टीट्यूट में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 78 520 70 976, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री में सारी तरह की सुविधाएं दिलवाने की, आपको सक्सेस दिलवाने की कोशिश हम स्वयं करेंगे। चलिए दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री